वेलकम क्लास 12th। तो आज हम लोग छोटे बड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैपेसिटर के ऊपर। जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे उससे आगे कुछ क्वेश्चन हमने चूज सेलेक्ट करके रखा है। छोटा बड़ा सभी देखेंगे, क्या है कि इम्पोर्टेंस सभी की है। छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, जान रहे हो तो बात छोटी, अगर नहीं जान रहे हो तो वही बात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो है 1, बिल्कुल एक लाइन का प्रश्न है। द कैपेसिटी ऑफ प्योर कैपेसिटर इज 1 फैराड। कोई कैपेसिटर है 1 फैराड का, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू ए डीसी सर्किट। डीसी डायरेक्ट करंट यानी बैटरी सेल, मतलब घर में जो करंट आता है उससे नहीं, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होता है, ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा डीसी के लिए, तो जानकारी आप पहले यहाँ ले लीजिए। वैसे तो ये अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक्स है, लेकिन जानकारी ये लीजिए कि अगर डीसी करंट फॉर डीसी रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी बोल लें ऑफ कैपेसिटर इज इनफाइनाइट होता है कैपेसिटर के लिए, और इंडक्टर के लिए 0 होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 0 है, इनफाइनाइट है, 1 ओम है, हाफ ओम है, लेकिन इसका आंसर सीधे सीधे इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ये सर्किट ब्रेक होता है। होता क्या है कि जब आप डीसी से किसी सर्किट को जोड़ देते हैं, किसी कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर देते हैं, इनफैक्ट क्या है, ब्रेकेज है, यहाँ तो ब्रेक हो रहा है ना, तो सर्किट ब्रेक है। हाँ, ये चार्ज जरूर होगा, इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, लेकिन फॉर इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए। तो फॉर एन इंस्टेंट ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा ये इधर का प्लेट, और इधर का प्लेट जो है सो निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। लेकिन इसमें करंट का रेगुलर फ्लो तो होगा नहीं, फॉर एन इंस्टेंट थोड़ा सा चार्ज फ्लो होगा, जिसके कारण कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये ब्रेक सर्किट, अब ब्रेक सर्किट का मतलब उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो इनफाइनाइट है। चलिए अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक ऐसा ही सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन है। एक स्विच दिया है, एक सेल दिया है, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, जरा बल्ब बना दूँ मैं, है ना। एक बल्ब ले लिया, उसमें फिलामेंट डाल दीजिए भैया, और यहाँ पर एक कैपेसिटर डाल दिया, करेक्ट। और अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो क्या फेनोमेना हमको देखने को मिलेगा, कौन सा फेनोमेना देखने को मिलेगा। तो फेनोमेना की जब अगर बात करते हैं तो जो भी हम बात ऊपर में चर्चा कर रहे थे उसी से रिलेटेड बातें आएंगी। क्या होगा, क्या सर्किट में कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगा, तो जी नहीं। इसका मतलब बल्ब जलता तो नहीं रहेगा। तो क्या बल्ब का बिहेवियर में कोई चेंज आएगा, हाँ आएगा इस वजह से कि जैसे आप स्विच ऑन करेंगे करंट कुछ ना फॉर इंस्टेंट करंट का फ्लो तो होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। इसका मतलब फॉर इंस्टेंट बल्ब ग्लो करेगा और वो उसके बाद बंद हो जाएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द बल्ब विल लाइट अप व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। उसमें पहला ऑप्शन दे रहा है कि अगर फुल्ली चार्ज, जब फुल चार्ज हो जाएगा तब वो जलने लगेगा। बिल्कुल नहीं, जब फुल चार्ज हो जाएगा उसके बाद करंट का फ्लो ही सर्किट में बंद हो जाएगा, तो वो बल्ब ग्लो कैसे करेगा। द बल्ब विल नॉट लाइट अप एट ऑल, मतलब बल्ब में कोई रोशनी आएगी ही नहीं, ये भी गलत है। द बल्ब विल लाइट अप एंड गो ऑफ एट रेगुलर इंटरवल, मतलब जलता बुझता रहेगा, ऐसा कुछ होगा, अप डाउन होता है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। द बल्ब विल ग्लो फॉर एन इंस्टेंट, लास्ट ऑप्शन, द बल्ब विल ग्लो फॉर एन इंस्टेंट एंड देन स्विच ऑफ, उसके बाद वो स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब कि वो बंद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है कि जैसे आप स्विच देंगे कुछ देर के लिए बल्ब जला फिर बंद हो जाएगा, पट जला, जैसे कभी कभी होता है ना कि झटके से लाइन आता है घर में, बल्ब देखे जला और बंद हो गया, वो सिचुएशन हमको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, bulb
will glow for an instant and then remain what? चलिए इतना लाइन जोड़ के कन्फ्यूजन, फॉर ग्लो एट एन इंस्टेंट, ग्लो फॉर एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए वो जलेगा, इतना काफ़ी है। ज़्यादा लिटरेचर करने से, इंस्टेंट के लिए जलेगा इसका मतलब कुछ क्षण के लिए जलेगा, उसके बाद तो बंद हो जाएगा। इससे स्वाभाविक लिटरेचर ही काफ़ी है, इतना ही लिटरेचर काफ़ी है, इसमें आउट लिटरेचर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराड। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड, 1 फैराड बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, इसलिए यूजुअली प्रैक्टिस में जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर का वो माइक्रोफैराड में लेते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 8 सेंटीमीटर, इसमें d की वैल्यू हमारा 8 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज रिड्यूस टू 4 सेंटीमीटर, मैंने d1 8 सेंटीमीटर तो d2 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकली लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट a/d, ठीक। तो अगर हम C1/C2 लेंगे, दो अलग अलग कंपेयर करके अगर हम लेते हैं कैपेसिटर को, तो जब एप्सिलॉन नॉट a/d1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a/d2 तो ये d2/d1 दिखेगा। अगर हम लोग C1 C2 करके इसी एक्सप्रेशन को लें, यहाँ C1 लें, यहाँ D1 लें, फिर यहाँ से C2 लें, फिर यहाँ D2 लें और C1/C2 करें तो ये ऐसा दिखेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि C1/C2 इक्वल टू D2/D1 होगा, ठीक है। और D2 कितना हो जा रहा है, हाफ D1, D2 हो जा रहा है हाफ D1, तो इसमें अगर हाफ डालते हैं तो 1/2 आ जाएगा, करेक्ट है ना। C1/C2 इक्वल टू 1/2, यानी C2 इक्वल टू 2C1, कैपेसिटी डबल हो जाएगी, कैपेसिटी डबल हो जाएगी। देखने का तरीका हम लोग का कॉम्पिटिशन में ही ऐसा होगा, एग्जामिनेशन में जैसा चाहे लगा सकते हैं। कैपेसिटी डबल हो जाएगा, तो कैपेसिटी डबल हो जाएगा, दैट मीन्स वो 10 से 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये एक लाइन का 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये एक लाइन 1 सेकंड का क्वेश्चन है। लगाने का तो कोई इतना लंबा हम लगाने का लगा दिए, दिखा दिए, लेकिन एक सेकंड का क्वेश्चन है, देखिए और लगाइए। कैपेसिटी डिस्टेंस हाफ, कैपेसिटी डबल, डिस्टेंस हाफ, कैपेसिटी डबल, डिस्टेंस डबल, कैपेसिटी हाफ, सीधा क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है ही नहीं। और ऐसे भी प्रश्न रहते हैं किसी भी कंपटीशन के अंदर, 40% 20% सो इजी, करेक्ट, 40% मॉडरेट एंड 40% थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन होता है, नहीं सॉरी 40% ईजी, 40% मॉडरेट एंड 20% टफ क्वेश्चन है, गलत आंकड़ा दे दिया। तो ये 40% है इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे, या उससे थोड़ा सा कठिन होगा, है ना। 40% मॉडरेट हो, है ना, 80% तक गया। अब एक्चुअल कंपटीशन जाकर के आखिरी का जो 20% बनता है उसमें होता है, इजी और मॉडरेट तक तो लगा लेते हैं, लेकिन टफ सेक्शन जो 20% होता है, 80% अबव, वही डिसाइड करता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। व्हाट इज द एरिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए 3 फराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 5 मिलीमीटर। देखिए ना, यहाँ पर आप देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। आप खुद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों माइक्रोफैराड में यूजुअली हमारा कैपेसिटर हम लोग लेते हैं, फराड में नहीं लेते हैं। कैपेसिटी दिया है 3 फराड, ये कंपटीशन का क्वेश्चन तो नहीं है, या हो भी सकता है किसी कंपटीशन में। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 5 मिलीमीटर और डिस्टेंस इसका 5 मिलीमीटर का मतलब हो गया 5 × 10⁻³ मीटर। अब कह रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया सी की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट a/d लेते हैं, ठीक है जी। निकालना a है तो a का मतलब होगा
डी सी अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लेंगे डी इंटू सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रखें, ए डी का वैल्यू आप 5 इंटू 10⁻³ और सी का मतलब हो गया आपका 3 फराड, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12। ऑन सॉल्विंग, हम सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, सॉल्व दिख रहा है मेरे सामने, है ना। तो अब देखिएगा कि इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 1.694 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपको पता है ये कितना हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब जरा सा एक मैं इसको और थोड़ा सा आपको समझाने, आंसर तो ये है लेकिन जब मैं समझाने के लिहाज से मैं आपको दिखाऊं, इसको 10⁻10 कर दीजिए, मीटर स्क्वायर कर दीजिए, मतलब लिटरली इसको छोड़ दीजिए, अगर इसको लीजिए, है ना, ठीक है ना, तो 10⁻10 ही लीजिए, इसको छोड़ के अगर लीजिए तो 10⁵ इंटू 10⁵ को मल्टीप्लाई करने पर ये 10⁻10 बनेगा, करेक्ट। 10⁻5 का मतलब जानते कितना हो गया, कितना मीटर हो गया। अगर कोई स्क्वायर सीट लेते हैं तो इसका एक एज 10⁵ का होगा और दूसरा 10⁵ मीटर का होगा। 10⁵ का मीटर कितना हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर, 10⁵ किलोमीटर, 100 किलोमीटर, माने 100 किलोमीटर का ये और 100 किलोमीटर का ये साइड होगा। ये साइड 100 किलोमीटर का, ये साइड 100 किलोमीटर का। पॉसिबल है क्या ऐसा कोई कैपेसिटर बनाना जो स्क्वायर सीट ऐसा हो जिसका 100/100 जो उसका साइड्स हो? ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम प्रैक्टिकल यूज़ में कभी भी फराड के अंदर कैपेसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा वो माइक्रो फराड के रूप में मिलेगा, ठीक है जी। चलिए जरा सा इस बोर्ड को क्लियर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 5th होगा। हाँ, वो ये कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफराड, कैपेसिटी 6 माइक्रोफराड है, इज चेंज फ्रॉम 10 वोल्टेज टू 20 वोल्टेज। उसका इनिशियल वोल्टेज रहा होगा 10 वोल्ट का और उसको इंक्रीज करके क्या कर दिया गया है 20 वोल्ट। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें इंक्रीज इन एनर्जी कितनी होगी। इंक्रीज इन एनर्जी के लिए अभी तो थोड़ा सा हल्का फुल्का हम लंबा लगाएंगे, लेकिन इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉन्सेप्ट समझिए। U1 की बात करेंगे तो 1/2C V1² होगा, और U2 की बात करेंगे, मैंने इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं, तो 1/2C V2² होगा। ऐसे में चेंज इन एनर्जी का मतलब U2 माइनस U1 हो जाएगा। तो 1/2C V2² में से हाफ C1 है, तो ये C कॉमन होकर के V2² माइनस V1² होगा। तो ये सब चीज़ डायरेक्ट लगाया जाएगा। ये फॉर्मूलेट बहुत सिंपल फॉर्मुलेशन है, लेकिन ये जब भी हम लोग कंपटीशन के अंदर लगा रहे होंगे तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। बोर्ड के अंदर लगा रहे होंगे तो पूरा लगा देंगे, ठीक है। तो 1/2C का मतलब हुआ 6 माइक्रोफराड में 10⁻⁻6, V2² माइनस V1² 20² माइनस 10², तो ये हो जाएगा 400 माइनस 100 यानी कि 300। ये हो गया 3 10⁻⁻6, ये 300 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 2 0 10⁻⁻4 हो गया, जूल हो गया। दैट्स द आंसर, दैट इज द आंसर। 9 इंटू 10⁻⁻4 जूल, करेक्ट है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और उस क्वेश्चन को देखें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पास कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ईच प्लेट of an air capacitor is 4 centimeter. Diameter of each plate of an air capacitor is 4 centimeter. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, उसका माने रेक्टेंगुलर शेप नहीं होगा, सर्कुलर शेप है, मतलब इस टाइप का है। इस टाइप का 2 प्लेट्स हैं, इसको आपको
पॉजिटिव टर्मिनल से इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर आ गया होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। कह रहा है कि इनका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है ये 4 सेंटीमीटर का, सॉरी इसकी जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, इसकी डायमीटर मतलब इस प्लेट का मानी एरिया निकालने के लिए जो हम लोग जाएंगे। डी लिखना तो ठीक नहीं होगा, चलिए कैपिटल डी लिखते हैं। कैपिटल डी जो है सो इसका 4 सेंटीमीटर है। और फिर ये कह रहा है टू मेक द कैपेसिटी ऑफ दिस प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू दैट ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर स्फेयर। और ये भी कह रहा है कि अगर हम कोई स्फेयर है, इसकी कैपेसिटी हम इतनी बनाना चाह रहे हैं कि एक जो स्फेयर जिसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है उसके बराबर हो जाए, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना रखा है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हम कितना रखें। समझने वाली बात क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी बराबर करनी है एक ऐसे स्फेयर के कैपेसिटी के बराबर। ये कैपेसिटर है, ये सिर्फ स्फेयर है, पॉइंट नोट कीजिएगा। ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें सर्कुलर प्लेट्स लगे हुए हैं, सर्कुलर प्लेट्स लगे हुए हैं। और ये एक स्फेयर है जिसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। इसके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना रखा जाए कि इसकी कैपेसिटी इस स्फेयर की कैपेसिटी के बराबर हो जाए। ये मसला कुछ नहीं है बल्कि सिवाय इसके कि आपको एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कैपेसिटी ऑफ द स्फेयर पता है कि नहीं। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखते हैं, और अगर किसकी बात करते हैं, स्फेयर की बात करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखते हैं, है ना, एप्सिलॉन नॉट आर लिखते हैं। तो ये कहना चाहता है कि जो आप सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यानी डी को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि C1 बराबर क्या हो जाए C2 के, C1 और C2 एक दूसरे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी स्फेयर की कैपेसिटी के बराबर हो जाए। कभी कभी क्या होता है, बड़ा सिंपल सा चीज़ होता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आने पर बहुत जल्दीबाजी में गड़बड़ होता है। होने के लिए इसमें कुछ भी नहीं, करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बातें। चलिए, तो दोनों कैपेसिटी सेम हो जाए, यानी कि डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है जी, देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ए बाई 4 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, ए का मतलब ये देखिए 4 सेंटीमीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना, 2 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई है, पाई ऊपर का एप्सिलॉन तो कट गया। हाँ, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई है, एप्सिलॉन कट चुका होगा, एप्सिलॉन नॉट कट चुका होगा। ठीक है, चलिए, आर का मतलब है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक, सेंटीमीटर 10 की पावर हो, तो 2 इंटू -2 क्यों, -1 ही ना, हाँ, सेंटीमीटर से मीटर, 100 सेंटीमीटर 10 की पावर -2। ठीक है, तो लिख रहे हैं। कभी कभी ये पावर लगाना भी जो है ना बड़ा मिस्टेक का काम हो जाता है। चलिए, पाई पाई भी कैंसिल हो गया, 1/4 तो बचा आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10 की पावर -4 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, 4 से 4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐसे में 10 की पावर 4 से 4 कैंसिल होगा, तो 1/10 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 प्लस 2 करके 10 की पावर -2 ऊपर आएगा। अब डिवाइड में ये 10 की पावर -3 मीटर यानी 1 मिलीमीटर होगा, यानी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो होगा वो 1 मिलीमीटर का होगा। ये बेसिकली डेरिवेशन है, तो कंपटीशन में दिया हुआ है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन देता भी है ताकि आपका टाइम बर्बाद कर सके और थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कौन कितना फास्ट कर सकता है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को जब भी आपके सामने पड़ता हो तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसको लास्ट में लगाइए, ताकि ये कैलकुलेशन में आपका टाइम खा जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक स्फेरिकल कंडेंसर, कंडेंसर। चलिए, स्फेरिकल कंडेंसर की बात होती है, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए होता है। ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एक्सप्रेशन बताइए, मैं बता चुका हूँ। बी आउटर रेडियस होता है, ए उसका इनर रेडियस होता है। तो ये फार्मूला बनता है, ये मैं बता चुका हूँ। कनेक्ट स्फीयर इनसाइड अनदर स्फीयर, है ना, स्फीयर इनसाइड अनदर स्फीयर में ये मैं बता चुका हूँ। नहीं बताया हूँ तो आप अपना फार्मूला देख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। स्फेरिकल कंडेंसर हैज इनर एंड आउटर रेडियस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। द स्पेस बिटवीन टू एयर इज फिल्ड विथ एयर। द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटीज ऑफ टू कंडेंसर फॉर्म्ड व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड इनर स्फीयर विल बी। तो रीजर the difference between capacities of two condenser, a spherical condenser inner and outer spheres of radius इतना, the space between two is filled with air. The difference between capacity of two condensers formed when outer sphere is earth and with outer sphere is earth and when inner sphere is earth will be. Capacity of two condensers form the outer sphere is earth and inner sphere. हाँ चलिए अब बात को देखिए, वो क्या बोलना चाह रहा था जरा देखिए। ये होता है तब जब आउटर स्फीयर को हम अर्थ कर देते हैं। अगर ऐसा हो एक दूसरे सिचुएशन में हो कि अगर आपका इनर स्फीयर को आपने किसी तरीके से अर्थ कर दिया है और इसमें चार्ज दे दिया, तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है ये सीधे सीधे फार्मूला की बात करते हैं। इसी वन कर लीजिए इसको। और अगर यदि हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसके लिए फार्मूला दूसरा हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान रखिए, बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। अगर आपने अंदर वाले को अर्थ कर दिया है और बाहर वाले पर चार्ज दे दिया है तो ये कहानी बनती है ना, ये कहानी बनती है ना। ऐसे अर्थ नहीं, इसको अर्थ कहिए तो अंदर से ऐसे ऐसे अर्थ कर दिया आपने, ऐसा इसको सोचिए, अर्थ को बाहर ना निकाला जाए। हाँ, इसको ऐसा अंदर की तरफ अर्थ कर दिया हो तो इसका एक्सप्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस है। तो कह रहा है कि इसका डिफरेंस बेसिकली ये इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं है, बल्कि ये आपको, मैं आपसे ये चेक करना चाहता था कि जब आउटर सरफेस को अर्थ करते हैं तो कैपेसिटी कितनी होती है और इनर सरफेस को अगर यदि अर्थ करते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ऐसे सिचुएशन में हमसे ये पूछा गया है द डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों कैपेसिटी में डिफरेंस कितना होगा। तो अगर C2 माइनस C1 आप करने जाएंगे तो इतना माइनस इतना कीजिएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लीजिए और b माइनस ए भी कॉमन हो जाएगा, अपॉन में b माइनस ए भी कॉमन हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए भी होगा, बी स्क्वायर माइनस ए भी होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बी भी कॉमन हो जाएगा तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b के बराबर होगा। तो अब देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी बन रही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b के बराबर होगा। मतलब इसकी कैपेसिटी डिफरेंस इन कैपेसिटी, नॉट कैपेसिटी, डिफरेंस इन कैपेसिटी जो हो जाएगा वो लार्जर स्फीयर के कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। लार्जर स्फीयर कैपेसिटी यही होना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कोई भी लार्जर स्फीयर हो जिसमें जिसके सरफेस के ऊपर कोई चार्ज रखा हो तो उसकी कैपेसिटी कितनी बनती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। तो दो अलग अलग सिचुएशन जिसमें आउटर सरफेस को अर्थ करते हैं फिर इनर सरफेस को अर्थ करते हैं, तो डिफरेंस इन कैपेसिटी जो है वो लार्जर स्फीयर के कैपेसिटी के बराबर हो जाता है। ये हमारी एक क्या है, फाइंडिंग है। ठीक है जी। चलिए अब जरा सा एक छोटा मोटा क्वेश्चन और देख लिया जाए। आफ्टर चार्जिंग ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर चार्जिंग ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड अप टू ए पोटेंशियल ऑफ 4 वोल्ट, कैपेसिटी इसकी 4 माइक्रोफैराड है, वोल्ट इसकी 400 का है, तक चार्ज किया गया है ना। इट प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, इसके प्लेट्स को 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दे रहे हैं।
द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस विल बी, हीट कितना प्रोड्यूस होगा। जानते हैं इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको आपने चार्ज कर दिया, इस पर 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको आपने एक ऐसे कनेक्ट कर दिया है जिसका रेजिस्टेंस, वायर से कनेक्ट कर दिया जिसका 1 किलो ओम उसका रेजिस्टेंस है। तो कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस विल बी। देखिए जानते हैं यहाँ सीधे सीधे बेवकूफ़ क्या बनाया है, रेजिस्टेंस दे करके, इसका कोई यूज़ नहीं। अब पूछेंगे क्यों सर? कारण ये है कि जो एनर्जी होगी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो एनर्जी इसके पास स्टोर्ड होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जो इसके पास स्टोर्ड होगा, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो उसमें रेजिस्टेंस का तो कहीं कोई रोल है नहीं। करंट होता तब रेजिस्टेंस का रोल होता कि भाई I स्क्वायर आर टी, ये हमारा जो है सो क्या होगा, माने हीट इवॉल्व होगा, या आई वी स्क्वायर बाई आर कर दे, आई की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर करते, ऐसा कुछ करे तब, ठीक है। तो दिक्कत क्या होगी अगर आप इसमें v के, आप जैसे आप कहेंगे कि वहाँ निकालते h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी निकालते हैं, ठीक है जी। i के बदले आप डाल सकते थे v स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने की गलती ना करेंगे, ऐसा करने की गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, जैसे जैसे चार्ज डिफ्यूज़ होना स्टार्ट होगा वैसे भी डिक्रीज करने लगेगा। तो इससे आप हीट इवोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। कहेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो क्यों ना हम लोग हीट निकाल लें। तो पहली बात तो टाइम नहीं दिया है। जब सपोज दैट कि टाइम भी अगर दे देता तो आप क्या कर लेते हैं, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट थोड़ा ही रहता। जैसे जैसे डिस्चार्ज होने लगेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसका डिक्रीज करेगा, है ना। तो मैंने हम आपको इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा बहकाया इसलिए किसी के दिमाग में कोई ये प्रश्न आ सकता था कि सर इसको करंट वाले टॉपिक्स के हिसाब से लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते भैया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने लगेगा। जैसे डिफ्यूजन स्टार्ट होगा 400 से गिरने लगेगा, इसका डिस्चार्ज होने लगेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी सेल थोड़ा ही है, कैपेसिटर है। तो इसमें इसका सीधा तरीका है कि इसके पास एनर्जी थी कितनी, तो हाफ सी वी स्क्वायर, और यही एनर्जी उसकी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तब 4 माइक्रोफैराड 1/2, 4 माइक्रोफैराड 4 × 10⁻⁻6 ये हो गया। अब भी का मतलब 400 4 × 10⁻², तो 16 × 10⁻4 है ना, 16 × 10⁻4। हमने सब इकट्ठा भी स्क्वायर निकाल लिया है। तो 16 × 4 = 64 का आधा 32 है ना, ये 10⁻2 दैट इज 0.32 जूल। ये उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लॉस होगी, तो गेन हीट का इवोल्यूशन इतना ही हुआ होगा। ये सीधे सीधे गेन एंड लॉस इन एनर्जी के हिसाब से हम लोग इसको लगा ले। तो एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, हमेशा से गेन एंड लॉस इन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। बाकी अगर वर्क प्रोसेस के तरफ जाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाएगा, वो कहानी लंबी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए वर्क डन की बात हम कर ही रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही आ गया, 8-9 नंबर या 10 नंबर जो भी रहा होगा, पता नहीं कौन सा नंबर तो मैं मिस कर जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज डब्ल्यू। क्या कह रहा है, कोई कैपेसिटर है उसमें 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक पहुँचाने में वर्क डन जो है डब्ल्यू है। तो कह ये रहा है कि द वर्क डन इन इंक्रीजिंग फ्रॉम 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट। अब ये फिर 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हम लोग प्रोसेस में नहीं जाएंगे, सीधे हमारी गेन एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से चलेंगे। वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से चलेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1/2 C V2² V1² लगाना है। लगाइए भैया। पहले सिचुएशन में देखिए 5 से 10 वाले में देखिए तो 10² माइनस 5², 10² माइनस कितना, 10² माइनस 5²। इसको लिटरली सॉल्व कीजिएगा, 100 माइनस 25 75 है ना। तो हाफ C और 75 इसको रखिए, सॉल्व मत कीजिए, है ना, W। तो
तो डब्ल्यू डैश अगले सिचुएशन में जाते हैं तो डेल यू उसके हिसाब से है, तो 1/2 सेम प्रोसेस में जाएंगे, तो 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर के हिसाब से 1/2 सी, 1/2 सी, 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 225 माइनस 100 125, 125, ठीक है जी 125। तो इसको इससे डिवाइड करिए, डिवाइड करने का मतलब हाफ सी काटना है एक्चुअली हमारे, डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू करेंगे तो इससे ये कटेगा, तो ये कट गया 175, 125 बटे 75 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5/3 है ना, 25 से काटेंगे तो ये 1.666 ऐसा चलता चला जाएगा, तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू 1.66 डब्ल्यू, ठीक है 1.66 टाइम्स ऑफ W। 67 भी कहीं जगह पर लिखा था ऑप्शन में, आप हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर 67 डाल दिया है, ठीक है 67 डाल दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो अगले प्रश्न लिया जाए। फिगरेटिव क्वेश्चन है, इन एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C द 4 प्लेट्स हैव चार्जेस Q1 Q2 Q3 एज शोन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से लिया गया है, ठीक है। यहां का कैपेसिटी C है इसकी, है ना, यहां इस तरफ के चार्ज जो है इस प्लेट पर इसको Q1 कह रहा है, इस तरफ को Q2 कह रहा है ना, इस तरफ को Q2 कह रहा है। चलो थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में बच्चों को आए ढंग से, है ना। इसको इधर Q2 है, इसमें कह रहा है Q3 है, और इधर इस तरफ कह रहा है Q4 है, ठीक है Q4 है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये अपने को बतलाना है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का दोनों प्लेट्स के बीच का ये तो बड़ा आसान तरीका है, ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग उसको नहीं लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जो ऑप्शन दिया है उनमें से चुनने की बात हो रही, कह रहा है ये आप लिखें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4/4 एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये Q2 प्लस Q3/2C, Q2 प्लस Q3/2C। तीसरा ऑप्शन दे रहा है Q2 माइनस Q3/2C। चौथा ऑप्शन कह रहा है Q1 प्लस Q4/2C, Q1 प्लस Q4/2C। अब मसला क्या है कि अब यहाँ ऑप्शन अगर आप देखें तो इस ऑप्शन में से आपको चुनना है, ठीक। और ये आपका ऑप्शन देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि जहाँ तक बात हम करते हैं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी C बराबर Q/V होता है, Q/V होता है। और Q किसको लेते हैं? Q लेते हैं जो इनर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, या उसी के उसके अगर यदि बराबर जो दूसरे साइड में इनर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसको माइनस नहीं लिखते, Q ही लिखते हैं, लेते हैं इसके पॉजिटिव चार्ज को। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इधर यहाँ होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है। इधर कितना चार्ज इधर कितना चार्ज है इससे अपने को लेना देना नहीं होता है। तो इसमें से ऑप्शन कैसे हम चुनेंगे? एक तो बात तय है कि Q3 जो है वो माइनस Q2 के बराबर होगा, Q3 जो है माइनस Q2 के बराबर होगा। और इसकी कैपेसिटी C की बात करते हैं, कैपेसिटी C की बात करते हैं, तो कैपेसिटी C की बात करते हैं तो ये चार्ज कह रहा है Q2 है, तो Q2/C ले, Q2/C मैंने क्या सॉरी C बराबर Q2/V ले, है ना। तो V की वैल्यू
Q2/C होगी, निकालना भी है हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, Q2/C है। इसके साथ कोई मैचिंग किसी का नहीं दिख रहा है। ये तो खैर होने से रहा, ये तो नहीं होगा, है ना। बाकी ये 3 पॉसिबल है, बाकी ये 3 में से कोई एक पॉसिबल है। Q1 और Q4 इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका तो कोई रोल नहीं कैपेसिटी में। बाकी बचे ये 2, तो क्या Q2 + Q3/2C लिखा जाए कि Q2 - Q3/2C हो गई? तो जरा सा देखते हैं हम। 2C का कहानी आ रहा है इधर, ऑप्शन से ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 2 पर 2 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम Q2 को Q2 - Q2 लिख रहे हैं। ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन हो जा रहा है। क्यों लिख रहे हैं? Q2 + Q2 होगा, एक्चुअल लिखना अपने को Q2 + Q2 है, और तब जा कर के इसको वेरीफाई माइनस Q2 लिखते हैं बाई 2C, और -Q2 बराबर Q3, तो Q2 - Q3/2C ये वाला ऑप्शन है। हाँ, इसको बिना ऐसे लगाए भी हम सोच सकते थे क्या कि यहाँ कैपेसिटी को डबल कर रहा है तो ऊपर चार्ज भी डबल होना चाहिए। तो हम खुद ही देख सकते हैं Q2 पॉजिटिव चार्ज होगा, Q3 नेगेटिव चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट का होगा। तो अगर हम लोग Q2 को +Q कह ले और Q3 को -Q कह ले, और इसमें अगर इस वैल्यू को रख दें, इसका सवाल इसमें रखेंगे तो नहीं होगा, इसमें ये 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें अगर रखते हैं तो Q - -Q +Q +/2C, तो 2Q/2C, तो Q/C भी की वैल्यू जो कि Q/C होता है वो निकल करके इसमें आ सकता था अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के इसमें चलते तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं, जो आपके सोचने के स्किल को क्या कर देगा, टेस्ट कर लेगा जी। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे वो अब समाप्त होते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड बातें हैं, तो थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हुए डिफरेंट डायलेक्ट्रिक स्लैब्स, सेपरेटेड डायलेक्ट्रिक स्लैब्स वगैरह वाला कहानी है, तो थोड़ा सा उसकी थ्योरी वगैरह लेकर के हम लोग देखेंगे। तब इस वीडियो में इसको इंक्लूड करना उचित होगा नहीं। 37-38 मिनट हो चुका, वैसे 45 मिनट प्लस में हम वीडियो बनाते हैं अक्सर। तो इसको हम लोग कल देखते हैं एक फ्रेश वीडियो में फ्रेश माइंड के साथ। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।